दोस्तों नमस्कार। प्रयास जीएस कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र यादव। तो लेकर चल रहे हैं जो अगला टॉपिक है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, यानी कि हिंदी जो भाषा है ये इसकी उत्पत्ति कब और कैसे हो रही है, कब और कैसे हो रही है। तो हम लोग कल पढ़े थे कि 1500 ईस्वी पूर्व किसका जन्म हुआ था? संस्कृत का जन्म हुआ था। किसका? संस्कृत जन्म हुआ था। संस्कृत के दो भागों में प्रचलित था, एक वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, नंबर 2 लौकिक संस्कृत, नंबर 2 लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई है। किसकी रचना हुई? वेद। वेद कितने हैं? 4 हैं। वैदिक संस्कृति में, वैदिक संस्कृत जो है उसमें वेदों की रचना हुई है। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। अथर्ववेद ये वेद है ना, ऋग्वेद है, पूर्ण रूप से ये सब वेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। किस संस्कृत में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में। ये इनका समय है 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य, यानी कि 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य वेदों की रचना हुई है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद आती है लौकिक संस्कृत। जो लौकिक संस्कृत का समय है 1000 बीसी से 500 बीसी तक का है लौकिक संस्कृत में। इसमें लौकिक ग्रंथों की रचना हुई है। लौकिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे देखते हम लोग रामायण, महाभारत, गीता, छंद, पुराण, उपनिषद, ये सब क्या है? ये सब लौकिक ग्रंथ हैं। इनका समय जो बताया गया है कि 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के मध्य, यानी कि 1000 ईस्वी से पहले 500 ईस्वी के बाद तक जो पूर्व आ रहा, उसमें इन ग्रंथों की रचना हुई लौकिक संस्कृति में। जो लौकिक संस्कृत है रामायण महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता, उपनिषद, छंद, पुराण, ये सब वेदांग। और अगला क्या आता है? वेदांग है, यानी कि वेदों का अंत किसे माना जाता है? वेदांग। कितने हैं? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। अब बात आती है पुराण। पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। उपनिषद संख्या कितनी है? 108 मानी गई उपनिषद संख्या। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। अब देखते हैं, अब लौकिक संस्कृत जो है, देखो धीरे धीरे कोई भाषा जब प्रचलन में होती है तो उससे कुछ खंड टूट कर नए भाषा की उत्पत्ति होती है। जैसे बड़ा सा पत्थर होगा, हमेशा उसका अच्छा पर्दन होगा, तो टूट टूट के जो है छोटे से टुकड़ों में बढ़ते जाएंगे, वो भी पत्थर कहलाएंगे, लेकिन वो खंड रूप टूटने के बाद कहलाएंगे अलग। उसी प्रकार से जो लौकिक संस्कृति है ये अपने छोटे छोटे भागों में टूटते हुए एक नए भाषा का जन्म करती है, जिसका नाम है पाली। कौन सी भाषा? पाली भाषा का जन्म होता है। पाली भाषा का जन्म जो समय है 500 बीसी से पहली शताब्दी या सदी तक है, पहली सदी तक है।
पाली भाषा में। पाली यह भारत की प्रथम देशी भाषा है। भारत की प्रथम देशी भाषा है। ये भारत की कौन सी प्रथम देशी भाषा है? ये देशी भाषा मानी जाती है यही। और इसी भाषा में बौद्ध धर्म के लोग या अनुयायी अपना प्रचार प्रसार किए। यानी कि जब पुरानी चीजों से जो उब जाता है ना, तो एक नई चीज को खोजने का प्रयास करते हैं, कुछ नया दिखाई पड़े हमें। जैसे आजकल इंग्लिश थोड़ा डिमांड ज्यादा आ गया। शुद्ध तो हिंदी लोग बोल नहीं पाते हैं, तो संस्कृत इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं। संस्कृत के बाद आई पाली के बाद जो तीसरी भाषा आ रही है उसका नाम है प्रकृत। कौन भाषा है? प्रकृत भाषा। कौन भाषा है? प्रकृत। प्रकृत भाषा का जो समय है वह पहली सदी से 500 एडी मतलब ईस्वी तक मानी जाती है। जो प्रकृत भाषा का समय है पहली सदी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। 500 ईस्वी तक क्या किया जाता है? माना जाता है। प्रकृत भाषा का समय जो है 500 ईस्वी में माना जाता है। अब इसी प्रकृत भाषा का जैन धर्म के लोगों ने, जैन धर्मावली के लोग अपना प्रचार प्रसार किए। यानी अपने धर्म का क्या कर रहे हैं? प्रचार प्रसार। किस भाषा में कर रहे हैं? जैनी प्रकृत भाषा में कर रहे हैं जैन लोग। अपने धर्म का प्रचार प्रसार प्रकृत भाषा में जैनी लोग कर रहे हैं। किस भाषा में कर रहे हैं? प्रकृत भाषा में कर रहे हैं। अब उसके बाद जो समय आता है प्रकृत भाषा का भी परिवर्तन हो पाएगा। एक नई भाषा जब पुरानी होती तो जब भाषा पुरानी होती तो उससे एक नए भाषा का जन्म होता है। नया भाषा का जन्म हो रहा है। संस्कृत से दो संस्कृत का जन्म हुआ, दो भाषाओं में। एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृति से सर्वप्रथम पाली भाषा का जन्म हुआ। इसी पाली भाषा में बौद्ध धर्म के अनुयायी महात्मा बुद्ध और उनके जो शिष्य थे प्रचार प्रसार किए। पाली भाषा के बाद अगला जो जन्म हो रहा, प्रकृत भाषा जन्म हो रहा है। इसी प्रकृत भाषा में जैन धर्म के अनुयायी महावीर स्वामी के शिष्य लोग भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते चले आ रहे हैं। इसी भाषा में, प्रकृत भाषा में। और प्रकृत भाषा के बाद एक नए भाषा का जन्म होता है जिसका नाम है अपभ्रंश। क्या नाम है? अपभ्रंश भाषा का। अपभ्रंश भाषा का जन्म होता है। अपभ्रंश भाषा क्या होता है? जन्म। समय कब से कब तक इसका है? 500 ईस्वी से 1000 एडी यानी ईस्वी तक का है। 1000 ईस्वी तक का समय किसका? अपभ्रंश भाषा का जन्म हो रहा है। अपभ्रंश भाषा वह भाषा है जिससे अनेक भाषाओं का जन्म हो रहा है। छोटे छोटे भाषाओं का जन्म हो रहा। अपभ्रंश भाषा का पूर्ण रूप से देख रहे हैं हम लोग। अपभ्रंश भाषा का जन्म हो रहा। ठीक, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टॉप लेंगे। अपभ्रंश भाषा क्या करेंगे? स्टॉप लेंगे। अब थोड़ा ऋग्वेद का देख लेते हैं। ऋग्वेद 10 मंडल है।
कितने मंडल हैं? 10 मंडल। इसी 10 मंडल में अनेक प्रकार के रचनाएं की गई, सूक्त किए गए हैं। ऋग्वेद के जो गाने वाला होता था उसे होता कहलाता था, जो गाता था ऋग्वेद के मंत्र वगैरह उसे होता कहलाता था। सामवेद है, संगीत वगैरह से संबंधित है। यजुर्वेद है, यज्ञ कर्मकांड से संबंधित है। अथर्ववेद है, जादू टोना ओझा सुखैती से संबंधित है। ये वेदों का एक संकलन दिखाई पड़ रहा है। वेद जो होते थे, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है यही ऋग्वेद। ऋग्वेद के समकालीन जो वेद दिखाई पड़ते हैं वह ईरानियों पारसियों का ग्रंथ है। जिन अवस्था में इसका पूर्व दिखाई पड़ता है कि कहीं न कहीं आर्य लोगों ने ईरानियों से या पारसियों से कुछ सीखा था। वेद की रचना हो रही है। ये फिलहाल इतिहास का टॉपिक है, लेकिन जानकारी थोड़ा सा बता दें। ये वेद जो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। ऋग्वेद के गाने वाला जो होता कहलाता था, अथर्ववेद के गाने वाला ब्रह्मा कहलाता था। इस प्रकार के जो वेद दिखाई में पड़ रहे हैं। बाकी आप लोग बताइएगा सामवेद यजुर्वेद के गाने वाले क्या कहलाते थे। पूर्ण रूप से पढ़ाया गया है और क्वेश्चन आ भी रहा है, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन आता है। टीईटी, पीईटी वगैरह, पीसीएस वगैरह बहुत अच्छे लेवल में आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं अगला जो चलते हैं, अपभ्रंश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अपभ्रंश की बात कर रहे हैं। अपभ्रंश भाषा में, किसमें? अपभ्रंश भाषा में पूर्ण रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो अपभ्रंश भाषा है, क्या है? अपभ्रंश जो भाषा है यह किससे निकली हुई है? यह प्रकृत संस्कृत से निकली हुई है या प्रकृत भाषा से निकली हुई एक भाषा है। अपभ्रंश भाषा क्या है? प्रकृत भाषा निकली हुई एक भाषा है। अब अपभ्रंश भाषा से निम्न भाषाओं का जन्म हो रहा है। कितना भाषा जन्म हो रहा है? निम्न भाषा जन्म हो रहा है। जैसे इससे शैरसेनी अपभ्रंश का जन्म हो रहा है। कौन सा? शैरसेनी अपभ्रंश का जन्म हो रहा है। दूसरा देखो, अपभ्रंश भाषा से शैरसेनी अपभ्रंश का जन्म हो रहा है। नंबर 2, खत अपभ्रंश से जन्म हो रहा है। इसका खत अपभ्रंश भाषा का जन्म हो रहा है। तीसरा, ब्रचर अपभ्रंश भाषा का जन्म हो rहा है। और चौथा, मगही अपभ्रंश भाषा का जन्म हो रहा है। और पांचवा, अर्धमगही अपभ्रंश भाषा का जन्म हो रहा है। छठवां, मराठी अपभ्रंश भाषा का जन्म हो रहा है। भाषा जन्म का हो रहा है। ठीक है। अब शैरसेनी अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा से 6 भाषाओं का जन्म हो रहा है। शैरसेनी अपभ्रंश, खत अपभ्रंश, ब्रचर अपभ्रंश, मगही अपभ्रंश, अर्धमगही अपभ्रंश और मराठी अपभ्रंश भाषा का जन्म हो रहा है। पूर्ण रूप से कन्फर्म हो गया। अब शैरसेनी अपभ्रंश को पश्चिमी हिंदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? पश्चिमी हिंदी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी हिंदी के नाम से जाना जाता है। शैरसेनी अपभ्रंश को पश्चिमी हिंदी के नाम से जाना जाता है।
और दूसरा खत अपभ्रंश को खत मतलब क्या था? खत। खत यानी कि पहाड़ी हिंदी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी हिंदी के नाम से जाना जाता है। ब्रजड़ भ्रंश जो है वो सिंधी भाषा के नाम से जाना जाता है। मगही भ्रंश है जो पूर्वी हिंदी के नाम से जाना जाता है। पूर्वी हिंदी के नाम से जाना जाता है। अगला आता है अर्धमगही, जो भोजपुरी के नाम से, बिहारी हिंदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? बिहारी हिंदी के नाम से जानी जाती है। मराठी, जो महाराष्ट्री के नाम से जानी जाती है, या मराठी नाम से या महाराष्ट्री नाम से जानी जाती है। मराठी के नाम से जानी जाती है। ठीक। इसी पश्चिमी अर्थात यही शहरछेनी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आती है। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, हम कौन कौन सी भाषा आती है, एक बार हम लोग उसे देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान देते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्न हिंदी का जन्म हो रहा है। निम्न हिंदी का जन्म हुआ। पश्चिमी हिंदी के तहत पहले ब्रज भाषा का जन्म हुआ। कि भाषा का? ब्रज भाषा का जन्म हुआ। बुंदेली भाषा का जन्म हो रहा है। किसके तहत? बुंदेली भाषा का जन्म हो रहा है। किसके तहत जन्म हो रहा है? पश्चिमी हिंदी के तहत जन्म हो रहा है, जो अपभ्रंश भाषा से निकली हुई शैक्षणिक भ्रंश, उससे जन्म हो रहा है। अगला बांगरू भाषा। बांगरू भाषा या इसी को हरियाणवी कहते हैं। हरियाणवी या हरियाणवी भाषा कहते हैं। अगला कन्नौजी भाषा का जन्म हो रहा है। कन्नौजी भाषा का जन्म हो रहा है। अगला भाषा कौरवी का जन्म हो रहा है। किसका? कौरवी भाषा का जन्म हो रहा है। पूर्ण रूप से कौरवी भाषा, यानी किसी कौरवी भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं? खड़ी हिंदी। खड़ी हिंदी के नाम से जाना जाती है। कौन? कौरवी भाषा। ध्यान दें। अपभ्रंश भाषा से 6 भाषाओं का जन्म हुआ है। शैलसेनी, खत अपभ्रंश, ब्रजड़, मगही, अर्धमगही और मराठी भाषा। इसी शैलसेनी अपभ्रंश को पश्चिमी हिंदी के नाम से जाना जाता है। इसी पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाओं का जन्म हो रहा है। ब्रज भाषा, बुंदेली भाषा, बांगरू भाषा, कन्नौजवी भाषा और कौरवी भाषा। इसमें से 2 मुख्य हैं। एक बांगरू भाषा को हरियाणवी भाषा के नाम से जाना जाता है, या हरियाणवी जो लोग बोलते हैं। इसी कौरवी भाषा को खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। यही ब्रज भाषा जो मथुरा वृंदावन में चलती है। बुंदेली भाषा चलती ललितपुर, झांसी, बादा, चित्रकूट, महोबा, इस सब क्षेत्रों में चलती है। कन्नौजी भाषा कन्नौज, इटावा साइड में चलती है, फर्रुखाबाद में। और जो कौरवी है खड़ी बोली मेरठ और दिल्ली साइड में चलती है। आप लोगों को पूर्ण समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इसमें से कई बार बन चुके हैं, पूछे जाते हैं, तो पूर्ण रूप से आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा। पढ़ाई के साथ साथ
सब कुछ है, त्योहार भी आया हुआ है, तो उसका भी आनंद लीजिए, पढ़ाई भी करते रहिए और नोट्स का रिवीजन भी करते रहिएगा आप लोग। इस भाषा का जन्म हो रहा है। उसके पश्चात अब बात आती भाई, ये जो कौरवी है खड़ी बोली ना, ये कौरवी को किसने खड़ी बोली की संज्ञा दे दिया? एक कवि है कह सकते हो, लेखक साहित्यकार दार्शनिक कह सकते हो उन्हें, जिनका नाम है राहुल सांस्कृत्यायन। क्या नाम है? राहुल सांस्कृत्यायन ने इसी कौरवी भाषा को खड़ी बोली का नाम दिया है। क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछा हुआ क्वेश्चन कि किसने कौरवी भाषा को खड़ी बोली की उपाधि प्रदान किया है, तो 4 लेखकों का नाम दे देगा, आपको छाटने को दे देगा, तो छाटना पड़ेगा आप लोग। तो जो कौरवी भाषा है, इसी कौरवी भाषा को राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कर दिया था? खड़ी बोली का उपाधि दे दिया था। इसने ही सर्वप्रथम कहा था, राहुल सांस्कृत्यायन ने ही कहा था कि कौरवी खड़ी बोली है, दिखाई पड़ा। अगला चलते हम लोग खत अपभ्रंश। क्या चलते हैं? खत अपभ्रंश चलते हैं, जिसमें खत अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म हो रहा। किस हिंदी का जन्म हो रहा? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 हिंदी का जन्म हो रहा। कितने हिंदी जन्म हो रहा? 3 हिंदी का जन्म हो रहा पहाड़ी के। कुमाऊनी, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली भाषा का जन्म हो रहा है। खत अपभ्रंश, खत अपभ्रंश को पहाड़ी हिंदी के नाम से जाना जाता है। खत अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी के जन्म हुआ है। और पहाड़ी हिंदी में कितने हिंदी आती है? 3 हिंदियां दिखाई पड़ रही हैं, कुमाऊनी, कुमावनी, गढ़वाली, नेपाली। इन 3 लोगों का जन्म हो रहा है। किससे? पहाड़ी हिंदी से। अब कुमाऊनी से जो है ना, ये देखोगे उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तराखंड थोड़ा नीचे आओगे, उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर गढ़वाल क्षेत्र पड़ जाता है, गढ़वाल में बोली जाती है गढ़वाली। और जैसे उत्तराखंड के पूर्व में जाएंगे, नेपाल जो क्षेत्र है ना, वहां पर भी नेपाली भाषा बोली जाती है। अर्थात खत अपभ्रंश से जो है पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है। पहाड़ी हिंदी से 3 भाषाओं की उत्पत्ति हुई, 3 हिंदी की उत्पत्ति हुई। एक कुमाऊनी, दूसरा गढ़वाली और तीसरा नेपाली का जन्म हो रहा है। ठीक, अगला चलते हैं। अब आता है जो मग, बचड़, ब्रचड़। ब्रचड़ अपभ्रंश से एक हिंदी का जन्म हुआ, वो भी सिंधी, सिंधी भाषा जो सिंध, आजकल तो भारत में है ना ये क्षेत्र, या कुछ पाकिस्तान में लगभग क्षेत्र, और भारत का थोड़ा सा जो गुजरात और राजस्थान बीच का क्षेत्र पड़ता है, वहां कुछ सिंध बोली जाती है, सिंध वाला क्षेत्र। उसके बाद हम लोग आते हैं पूर्वी हिंदी। क्या आते हैं? पूर्वी हिंदी। अब जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी से 3 हिंदी का जन्म हो रहा है। कितना हिंदी जन्म हो रहा है? पूर्वी हिंदी 3 हिंदी का। कौन कौन से? एक हो रहा अवधी, अवधी, बघेली, और अवधी, बघेली, और एक छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। इन तीनों का जन्म पूर्वी हिंदी से हो रहा है। पूर्वी हिंदी को मगही अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। अब अवधि वाला जो क्षेत्र है, ये अवध वाला जो क्षेत्र है, इसी अवधि में हमारा हैदराबाद, सुल्तानपुर,
गोंडा, इधर बाराबांकी साइड, इधर कुछ अंबेडकर नगर, और कह सकते हैं प्रतापगढ़, इन सब क्षेत्रों में अवधी का भरमार लगा हुआ। लेकिन जो मुख्य रूप से अवधी बोलते हैं ना, वो फैजाबाद और सुल्तानपुर के क्षेत्रों में बोली दिखाई पड़ती है। शुद्ध रूप से जो अवधी बोली जाती है, गांव के प्रत्येक लोगों क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, अवधी बोलने का प्रयास करते हैं। यहाँ की मुख्य भाषा है, लेकिन अपनी भाषा को बोलने में लोग लजाते हैं। जो मातृभाषा हमारी अवधी, जो हमारे खुद के से जन्मी हुई है हम लोगों के, हम लोग इसे बोलने में एक प्रकार से दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि कल्चर ही भूल जा रहे हैं ना हम लोग। कि हिंदी तो शुद्ध कोई बोल ही नहीं पाता है, इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं तो इंग्लिश समझ में आती नहीं है, लोग वही समझते हैं जो आता नहीं है। तो जो अवधी है यह अपने आप में सबसे बेजोड़ भाषा है, जिसे हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, वही हमारी भाषा होती है। तो अवधी भाषा बहुत से हैं, जैसे टटिया होती है ना, टाटी छपरा वगैरह के लिए जो लगाया जाता है, टटिया हो जाती है। जैसे दौरी, इस प्रकार जो अवधी भाषा है ना, अपने आप बहुत अच्छी भाषा है अवधी भाषा। अगला है बघेली भाषा। कौन भाषा आती है? बघेली, जो बघेल खंड क्षेत्र बोली जाती है, यानी कि फैजाबाद से ऊपर वाले क्षेत्र बोली जाती है। गोंडा से थोड़ा ऊपर वाला क्षेत्र बोला जाता है, रामपुर मुरादाबाद वाला क्षेत्र बोला जाता है, बघेली वाली बोली जाती है। अब अवध की जैसे नीचे जाएंगे तो वहां छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ बनारस से जैसे नीचे जाएंगे आप लोग, जैसे हम भी थोड़ा क्रॉस करेंगे, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी भाषा पूर्वी हिंदी से निकली हुई भाषा है। ये भी मिलती जुलती भाषा दिखाई पड़ती है, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, नहीं ज्यादा दर दिखाई नहीं पड़ती है। अगला है अर्धमगही। क्या है? अर्धमगही। अर्धमगही से हिंदी भाषा का जन्म हो रहा। किसका जन्म? अर्धमगही से 3 भाषाओं का जन्म हो रहा है। कितने? 3 भाषा का। कौन कौन से 3 भाषा देखते हैं हम लोग? मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी, इन 3 भाषाओं का जो जन्म हो रहा है ना, या अर्धमगही भ्रंश से हो रहा है। इसी को बिहारी हिंदी के नाम से जाना जाता है। बिहारी हिंदी में 3 हिंदी आती है, मैथिली, मगही और भोजपुरी हिंदी आती है। आजकल भोजपुरी हिंदी का बड़ा ही महत्व है। पूरे विश्व में एक देश है मॉरीशस, जिसने अपने देश की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया है। राष्ट्रभाषा किसे घोषित कर दिया है? भोजपुरी को। और लोग भोजपुरी का इतना आजकल डिमांड है, कह सकते हो, उसका आजकल इतना लोग चॉइस करते हैं कि जिसकी तो कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन भोजपुरी अपने आप में बड़ी बेजोड़ भाषा पकड़ती चली जा रही है। कुछ समय बाद ऐसा आएगा ना कि भोजपुरी प्रत्येक भाषाओं को दबाते हुए आगे निकल जाएगा। उसका भी क्षेत्र है, अनेक भाषा लोग देखते चले आ रहे हैं, कब कौन किसको दबा रहा है, कब निकल रहा। जिस भाषा को लोग अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, सब समझा ले जाएंगे, वही भाषा आगे निकलती है। जितनी कठोर भाषा होती है, लोग भाषा कभी आगे निकल नहीं पाए, वो भाषाएं रुक जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति वही सोचता है जिससे हम लोग समझ लें, समझ सके, वही भाषा आगे बढ़ती है। ये इंग्लिश भाषा क्या है? इंग्लिश भाषा लोगों की मजबूरी है पढ़ना,
लोग क्या है, मजबूरी है, कंपटीशन देना है, 5 नंबर 6 नंबर की इंग्लिश आएगा, उसको सही करना है, इसलिए मजबूरी है। यदि पूछा जाए ना तो 100 में 95% लोग यही कहेंगे कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, कि 5% बच्चे जो कहेंगे हम इंग्लिश पढ़ेंगे। और वास्तविक रूप से इंग्लिश किसी को समझ में आता ही नहीं होगा, बस वो लोग मजबूरी में लेते हैं या शौक बस ले लेते हैं, बाद में समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती है। जबकि हिंदी को पढ़ने में लोग शर्म खाते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, हमें वही पढ़ना है जो समझ में आना है। तो इसलिए कि भाषा का जो जन्म हो रहा है ना, वो एक कठोर भाषा से सरल भाषा का जन्म होता चला जाता हमेशा लगातार। आज जैसे भोजपुरी भाषा सबसे सरल भाषा हो चुकी है, उसका बड़े पैमाने पर लोग मनोरंजन लेते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, गाना गाते हैं, यानी कि सबको समझ में आ जाए, छोटे से बच्चे लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक जो है वो समझ में आ जाए, वही भाषा हमारी अच्छी भाषा मानी जाती है। तो आगे चलते हैं। अब अर्धमगही से 3 भाषा का जन्म हो रहा है, मैथिली, मगही और भोजपुरी का जन्म हो रहा है। क्लियर हुआ? अब भोजपुरी का बड़े पर देखेंगे ना तो मऊ वाला क्षेत्र यूपी का, बलिया वाला क्षेत्र, चंदौली वाला